नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स को रजिस्टर्ड किया जाता है और रजिस्टर्ड करने के बाद किस प्रकार से चालान प्रिंट किया जाता है, फिर आपको भुगतान प्राप्ति की रसीद दी जाती है। तो चलिए मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूँ। तो चलिए मैं पंचायत दर्पण पोर्टल पर लॉगिन हो चुका हूं और यह कार्य सिर्फ ग्राम पंचायत के सचिव व सहायक सचिव ही कर सकते हैं। अब मैंने मेनू बार पर क्लिक कर दिया है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑप्शन खुले हैं उसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा कर प्रबंधन प्रणाली। जी हाँ, जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से कर प्रबंधन प्रणाली पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से लिस्ट ओपन हो जाती है। जो भी टैक्स पंचायत के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनकी लिस्ट खुल जाती है। उसमें से जो टैक्स पंचायत द्वारा अधिरोपित किए गए हैं उनमें आप लोग पंजीयन कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के सचिव व सहायक सचिव। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट के तहत बता रहा हूँ, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। तो चलिए इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। अब इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होम लिखा है, संपत्ति कर प्रबंधन के तहत, फिर संपत्ति कर मास्टर है, फिर संपत्ति धारक प्रबंधन है, उसमें संपत्ति रजिस्टर्ड करे व्यक्तिगत, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत का निवासी परिवार पंजी में दर्ज है, तो हमें पहला ऑप्शन उपयोग करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जिस परिवार आईडी के सदस्य के नाम से संपत्ति है उनकी समग्र सदस्य आईडी हम यहाँ पर दर्ज करते हैं। तो जैसे मैंने अपना ग्राम सेलेक्ट कर लिया, समग्र सदस्य आईडी में उनकी डाल देता हूँ जो 9 अंकों की होती है। व्यू पर जाकर देखता हूँ यदि उनकी जानकारी ओपन होती है तो सही बात है, यदि नहीं होती है तो आप सेकंड ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। भले वहाँ पर लिखा है कि अन्य ग्राम पंचायत का निवासी है अथवा परिवार पंजी में दर्ज नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर उस परिवार के सदस्य की समग्र सदस्य आईडी दर्ज कर दें जिनके नाम से संपत्ति है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी। अब सर्च पर क्लिक कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि संपत्ति धारक की जानकारी दिखाई देने लगी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परिवार आईडी दिखाई देती है, नाम दिखाई देता है, पिता का नाम, जन्म दिनांक, वर्ग, लिंग, परिवार की बीपीएल स्थिति, माता का नाम, पता। अब हम संपत्ति की जानकारी प्रविष्ट करे पर आएंगे तो संपत्ति धारक का नाम यहाँ दिखाई देता है। संपत्ति का प्रकार आप देख रहे हैं, भूखंड है, आवासीय निर्माण है, भवन व्यावसायिक है, भवन मल्टी है, कृषि भूमि का भूखंड है। यहाँ पर इनका आवासीय निर्माण है तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि उप संपत्ति का प्रकार है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कच्चा है, आरसीसी है, आरबीसी है या टीन शेड है। जिस भी स्थिति में उनका मकान है उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आरसीसी में है तो उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है कि भूखंड की लंबाई आवासीय निर्माण फीट में है, तो यहाँ 50 फीट उनकी लंबाई है मकान की। फिर साथ में भूखंड की चौड़ाई 30 फीट है, फ्लोर तलों की संख्या 1 है। संपत्ति का मूल्य जो उनके द्वारा बताया गया है वह यहाँ पर दर्ज कर दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर संपत्ति का मूल्य दर्ज कर रहा हूँ। उसके साथ ही हमें संपत्ति का मूल्य दर्ज करने के बाद यहाँ पर संपत्ति का मूल्य पुनः प्रविष्ट करना है। तो एक बार मैं इसी राशि को पुनः प्रविष्ट कर देता हूँ। प्रविष्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हमें ग्राम सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं ग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि बसाहट है, तो उस ग्राम में जो भी बसाहट है उनकी लिस्ट ओपन होती है, तो उनमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बसाहट को। अब मुझे लोकेशन मतलब पता यहाँ पर लिखना है, तो मैं चलिए लोकेशन दर्ज कर देता हूँ। लोकेशन दर्ज हो जाने के बाद फिर मुझे यहाँ पर सेव प्रॉपर्टी डिटेल्स पर क्लिक करना है। चलिए मैंने लोकेशन दर्ज कर दी है। अब मैं सेव प्रॉपर्टी डिटेल्स पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसके बाद आप देख रहे हैं सक्सेस का मैसेज मुझे मिल चुका है। अब मैं इसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन पर पुनः जाऊंगा जहां पर लिखा संपत्ति धारक प्रबंधन। उसमें मैंने व्यक्तिगत से अभी पंजीयन किया है, फिर संस्था का भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्लोर तलों की जानकारी हम रजिस्टर्ड करेंगे। अब उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर पुनः ग्राम सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं ग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद व्यू है तो व्यू पर जाकर हम क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने व्यू पर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से ये पेज पूरा नहीं दिख रहा था तो मैं जूम को कम कर देता हूँ।
यहाँ से कुछ माइनस में कर देता हूँ ताकि वे पेज पर जब हम सेव पर जाते हैं तो वह ऑप्शन दिखाई देने लगे। आप देख रहे हैं ग्रीन बटन दिख रही है। अब मैं यहाँ से तो जानकारी दर्ज कर दूंगा, जैसे यहाँ पर लिखा है फ्लोर और तल की जानकारी करना है। तो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है या फोर्थ फ्लोर है, तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है। निर्माण की लंबाई आप जानते हैं कि उनकी 50 फीट लंबाई है उनके मकान की और 30 फीट यहाँ पर मुझे दर्ज करना है। उसके बाद निर्माण का प्रकार किस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं लिस्ट में इस प्रकार की जानकारी आ जाती है। उसमें से उनका जो निर्माण का प्रकार है वह ऑर्डिनरी है, तो ऑर्डिनरी पर क्लिक कर दिया। अब खुला क्षेत्र कितना है उनका, तो चलिए वो खुला क्षेत्र जो उनके मकान के आसपास खुला हुआ एरिया है वह मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। जैसे कि उनके मकान के पास जो लंबाई में है खुला एरिया वह लगभग 30 फीट के लगभग है, तो मैं यहाँ पर 30 फीट डाल देता हूँ। जो चौड़ाई है उसकी वह 2 फीट है, तो 2 फीट दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद व्यावसायिक उपयोग के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए शून्य यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब उसके बाद मैं ये ग्रीन बटन पर क्लिक कर देता हूँ ताकि जानकारी सेव हो जाए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि ये सक्सेस का मैसेज मुझे पुनः प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम पुनः संपत्ति धारक प्रबंधन पर एक बार पुनः जाएंगे। अब हम यहाँ पर व्यक्तिगत रजिस्टर्ड कर चुके हैं, फ्लोर तलों की जानकारी भी कर चुके हैं। अब संपत्ति विवरण को लॉक करेंगे, तो लॉक पर मैं जाकर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो फिर पुनः मुझे ग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद व्यू पर जाना है। व्यू पर जाने के बाद ये सूची दिखाई देने लगती है। अब मुझे जिस संपत्ति को लॉक करना है उस संपत्ति को मैं लॉक करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लॉक पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैसेज आता है, उसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि सक्सेस का मैसेज आ गया है कि प्रॉपर्टी हैज़ बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। अब मैं इसी संपत्ति धारक प्रबंधन के तहत सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पर हम देख सकते हैं कि लॉक की गई संपत्ति विवरण जो सूची है वह देख सकते हैं, तो उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ से ग्राम सेलेक्ट करना, व्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने व्यू पर क्लिक करूँगा तो मुझे पूरी सूची दिखाई देने लगेगी। अब मैं प्रिंट कर भी इसे निकाल कर रख सकता हूं और संबंधित को दे सकता हूं कि उनकी किस प्रकार की जानकारी दर्ज की गई है संपत्ति रजिस्टर्ड करने में, जैसा कि आपने देखा पेज दिख रहा था। अब उसके बाद अब मैं वार्षिक संपत्ति कर चालान जनरेट करे पर क्लिक करूंगा। यहां पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहां से वर्ष सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स लिखा हुआ है। ये मैंने 2022-23 का वर्ष सेलेक्ट कर लिया है। करदाता का प्रकार व्यक्तिगत है, समग्र आईडी वैकल्पिक है। अब मैं व्यू व सर्च पर क्लिक कर देता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से जानकारी दिखाई देने लगती है हमें। अब इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, या तो हम एक साथ पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं या व्यक्तिगत एक को सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है, तो एक को सेलेक्ट कर लिया मैंने अभी। अब यहाँ पर लिखा है कि रजिस्टर्ड टैक्स डिटेल है, तो मैं एक को सेलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने उस पर क्लिक करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पर सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा। चलिए सक्सेस का मैसेज मिल चुका है, इसे ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट से कर लिया था, थर्ड का सेकंड पॉइंट हम करेंगे कि वार्षिक संपत्ति कर चालान प्रिंट करें। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम पुनः वर्ष सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर पुनः सूची दिखाई देती है। अब हम यहाँ से राशि प्रविष्ट करेंगे, तो अपडेट करे पर क्लिक करेंगे। यहाँ से उनकी जानकारी दिखाई देती है। अभी आप देख रहे हैं कि जो संपत्ति कर राशि है वह शून्य है। यहाँ से हम जो हमारी ग्राम सभा के द्वारा निर्धारण किया गया है या शासन स्तर से जो निर्धारण है कि 1 लाख रुपए की यदि आपकी संपत्ति है तो उस पर 200 रुपये का शुल्क लगेगा संपत्ति कर का, तो वह यहाँ पर दर्ज कर दिया जाएगा। यदि आपकी ग्राम सभा के द्वारा अन्य किसी प्रकार का निर्धारण किया गया है कर का, तो वह उसके हिसाब से आप कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर रिमार्क करेंगे, फिर अपडेट करे पर क्लिक करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर सारी जानकारी दर्ज कर दी है। अब मैं अपडेट करे पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पुनः मुझे सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद हमने तीसरे ऑप्शन का उपयोग कर लिया। अब हम चौथे ऑप्शन पर आएंगे, उस पर क्लिक करता हूँ पहले वाले पे। यहाँ पर 2022-23 सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्यू सर्च पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्टर्ड पेमेंट के तहत ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में।
ग्रीन में, फिर अब हम उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार की जानकारी फिर हमें दिखाई देती है, जिसमें संपत्ति धारक का विवरण रहता है। अब हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होंगे, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि भुगतान का विवरण है। तो भुगतान का प्रकार उनका ई पेमेंट का था, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। यहाँ पर टिप्पणी दर्ज कर देते हैं। फिर भुगतान रेफरेंस नंबर जो है उनके द्वारा दे दिया गया है। तो यहाँ पर लिखने के बाद मैंने रजिस्टर्ड कर दिया, तो यहाँ सक्सेस का मैसेज आ चुका है, भुगतान की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। अब इसके बाद हम चौथे के दूसरे पॉइंट पर आएंगे। यहाँ पर हम पुनः वर्ष सेलेक्ट करेंगे। वर्ष सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर हम व्यू पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं सूची निकल कर आ चुकी है। अब हम यहाँ से प्रिंट रसीद पर क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार भुगतान प्राप्ति की रसीद मिल जाएगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।